स्वागत है आप सभी का 89 स्वदेश के म्यूचुअल फंड के महाकुंभ में, जहां पर चर्चा जारी है आपकी निवेश से जुड़ी गुत्थियां सुलझाने की। एक और नया घंटा और मेरे साथ है नए खास मेहमान भी। चलिए सबका तारुफ कराती हूं। मेरे साथ हैं फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंदाची वेल्थ, हेमंत उस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सर है मेरे साथ, सुरेश सोनी, सीईओ बड़ौदा BNP पारिबा, और साथ ही जी प्रदीप कुमार, सीईओ यूनियन म्यूचुअल फंड। आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मेरे साथ मेरे खास सहयोगी भी जुड़ गए हैं, मनीष मनु। इनको लगातार आप 89 स्वदेश पर भी देखते रहते हैं। आपका स्वागत है। मेरा स्वागत है, तमाम दर्शकों का स्वागत है, क्योंकि देखिए अब तक 2 घंटे का जो है ना महाकुंभ चल चुका है और कह सकते हैं कि अब महाकुंभ से जो है ना कुछ निकल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कल्प वृक्ष की बात की थी, अब जो है अमृत कलश निकल रहा है। ब्रह्मास्त्र की बात भी हो गई, ब्रह्मास्त्र की बात हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र को हम लोगों ने बतौर SIP को ब्रह्मास्त्र के तौर पे माना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा तरीका होता है जिसको एक बार आप इस्तेमाल कर ले तो वो हमेशा अकाट्य होता है। और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा देते हैं, और यहाँ ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा देते हैं वो हमारे फंड मैनेजर होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप अपने पैसे का कैसे सही से इस्तेमाल कर सके और पैसे से पैसा बना सके। अब तक आपने समझा कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। लगातार आपने ये जाना कि कैसे इस देश में एक नई क्रांति निवेश को लेकर हो रही है। छोटे छोटे शहरों में, चाहे वो बलिया हो, हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, वाराणसी जैसे छोटे शहर, अब जो Tier 2, 3 शहर है, Tier 3 शहर है, वहां एक बड़ी क्रांति हो रही है। और उसी क्रांति को हम समझने की, जानने की कोशिश करें। और ये SIP के ट्रेंड के जरिए पता भी चला अब तक आपको पता चला कि कैसे कोरोना के बाद लोगों के मन में ये मानसिकता आई कि मुझे कितना निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। तो अब थोड़ा मुश्किल बढ़ाते हैं। अब मेरे ख्याल से वो दौर आ गया है जहां पे इस चर्चा के मंथन में हम जाते हैं। मंथन इसीलिए क्योंकि इस मंथन से निकलेंगे आपके मतलब की बातें। अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की पेचीदगियों में जाते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं, जो उनके प्रकार हैं उनमें जाते हैं। क्योंकि मनीष, बहुत सारे ऐसे नए दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए निवेशक हैं जो शायद इस चर्चा को देखने के बाद जुड़ेंगे भी, म्यूचुअल फंड के इस महासागर में पहली बार प्रवेश भी करेंगे। तो इसीलिए ये अब महामंथन, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मेरे साथ इतने दिग्गज पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबसे मैं जानना चाहूंगी कि जब पहले आप जब म्यूचुअल फंड बेचने जाते थे तब किस तरह के सवाल लोग आपसे पूछते थे? आई थिंक जैसे आपने कहा कविता जी, 2013 से जो बहुत सारी एजुकेशन हुई है, एजुकेशन का एक सेपरेट फंड बना, और आपकी मुहिम से ऑफ कोर्स आप इसको बहुत पैशनेटली कर रही हैं। तो आज जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है, ये प्रश्न नहीं आता। पहले ये बहुत आता था, राइट? आज भी सिर्फ 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, राइट? बट आई थिंक वो सवाल अब 2nd, 3rd, 4th लेवल पे चला गया है। जो लर्निंग कर्व है इंडियन इन्वेस्टर की, वो काफी बड़ी है। सवाल ऐसा आता है कि मैं कौन से वर्ग की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन देंगी, कौन से काइंड ऑफ कंपनीज अच्छा प्रदर्शन देंगी। सेक्टरों पे सवाल आने लग गए। स्मॉल कैप अच्छा करेगा कि नहीं। पहले बोलते थे कि यार इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड में अंतर बताओ, राइट? अब तो टैक्सेशन का अंतर आज लोगों को समझ में आने लग गया है, राइट? वो पूछते हैं कि भाई डेट फंड में से अगर इक्विटी फंड से कभी कोई लॉस हो तो वो डेट से सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे लेवल 3, लेवल 4 के मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने लगे हैं। हर स्टेक होल्डर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मीडिया ने, ET स्वदेश ने तो काफी कंट्रीब्यूट किया है। ये कविता जी एज एन इंडिविजुअल यू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। तो हमारा काम, जब हम लोगों से मिलते हैं, आप हमारा काम आसान कर रही हैं। अरे वाह, मनीष, हमारी यही मुहिम भी है 89 स्वदेश में कि हम आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को निवेश के धागे से, इस जोर से, बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, इस देश में अगर कह सकते हैं 70 करोड़ स्मार्टफोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जिस तरह से इस देश में डिजिटल क्रांति हो रही है, UPI के जरिए पेमेंट हो रहा है, उसमें तो 1 करोड़ लोगों को जोड़ना बहुत आसान है। बिल्कुल सही। और क्या सर, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीजें बदल रही हैं, और अब लोग जानना चाह रहे हैं कि निवेश करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना रिटर्न मिल सकता है हमें। अब ये सवाल आने लगा है लगातार। तो जब आप जाते हैं तो कभी ऐसा मौका आया कि लोगों ने कहा कि हमें ये पता है, अब बताइए कि हमें अब करना क्या है? जी, आई थिंक बिल्कुल जैसा फिरोज ने कहा कि काफी बदलाव आया है। फॉर्चुनेटली मैं काफी समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। मैं पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हिस्सा था, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में आए। आई थिंक अभी भी 2 वर्ग हैं इन्वेस्टर्स के। ओके, एक ऐसे हैं जो जिनको पता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है म्यूचुअल फंड्स को। वो अभी सवाल ये आते हैं कि एसेट एलोकेशन की बात होती है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अब लोग इस तरीके से एसेट एलोकेशन की बात करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स की बात करेंगे।
उनको ये समझ गया है कि अभी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है कि जो आप SIP से इन्वेस्टमेंट करते हो उसको अपने गोल से आप जोड़ रहे हो। अब जब सवाल आते हैं, उस वर्ग के जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि देखिए हमने ये किया, अब हमें ये बताइए आप इसको रीबैलेंस कैसे करना, मतलब अगली स्टेज पे वो पहुंच चुके हैं। अब उनको ये समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है। तो शुरुआत तो हमने कर दी, ये डिसिप्लिन को आखिर तक बना के रखना है। दूसरी चीज जो हमें समझ में आ रही है अभी, जो हम देख रहे हैं डेफिनेटली, वो ये कि लोगों को पता है कि अभी पहले हम शुरुआत करते थे SIP एक अमाउंट से, उनको पता चला कि नहीं इसको बढ़ाना भी है। तो जैसे टॉप अप SIP, स्टेप अप SIP ये शुरू हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू हुई है वो ये है कि जो गोल्स पहले सेट करते थे, वो टारगेट जो सेट किया करते थे, वो एक बार सेट कर दिया पूरी जिंदगी चलता था, अभी उसको रिवाइज करते हैं। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि 4 करोड़ लोग हैं अभी और भी जुड़ने हैं हमसे। अभी भी ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है जब तक हम बेसिक से जुड़े रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, क्योंकि बेसिक को छोड़ के एकदम आप आगे नहीं जा सकते हो। तो एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी जानना चाहता है म्यूचुअल फंड क्या है। शायद ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनको SIP पता है बट म्यूचुअल फंड नहीं पता। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक सही चीज कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं भी जाने म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ समय तो चलेगा। तो आई थिंक 2 वर्ग हैं इन्वेस्टर्स के, एक जो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और सीखना चाहते हैं आगे कैसे बढ़े, और एक वर्ग ऐसा है जो जानना चाहता है बेसिक से और शुरुआत करना चाहता है। पहले था SIP क्यों करूं, अब ये होता है कि SIP करना ही है मुझे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ। इसी सवाल से मैं आगे बढ़ाता हूँ कि SIP क्यों करना है। प्रदीप सर, मैं जानना चाहता हूँ, आजकल एक नया टर्म हो रहा है जो मैं और कविता अक्सर चर्चा भी करते हैं। पहले जमाने में लोग बात करते थे मेरी EMI 20 साल बची हुई है, 10 साल बची हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे SIP 10 साल के लिए करनी है, 20 साल करने के लिए करनी है। तो क्या अब EMI इक्वल टू SIP हो गया? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ कल। मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था, उन्होंने कल मुझे मैसेज भेजा, मेरी बेटी की अभी नौकरी चालू कर रही है IT में, उनको अभी फर्स्ट सैलरी से SIP चालू करना है, बताइए कौन सा स्कीम में चालू करना है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये जो आदमी, इसका फादर का भी हिस्ट्री में बताता हूँ। इसका फादर जो मेरा दोस्त है वो 5-6 साल पहले मुझे बोला था कि प्रदीप ये मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, आप जरा देख लीजिए कैसा है। ठीक है, तो मैं देखा उनका, वो बोला कि मेरा ये 6 फंड्स है। मैं देखा वो सारे 6 फंड्स इंश्योरेंस थे, एक भी म्यूचुअल फंड नहीं था उसमें। ये लेवल का इग्नोरेंस था वो आदमी है। इन्होंने जब बेटी के टाइम आ गया, फर्स्ट डे मुझे बोला कि उसको SIP चालू करना है, बताओ कौन सा स्कीम चालू करना है। दिस इज आई थिंक ये तो सोसाइटी में, इन्वेस्टर कम्युनिटी में जितना चेंजेस हो रहा है ना, इसका एक छोटा एग्जाम्पल है। अभी भी काफी लोग हैं छोटे शहर में जिनको SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में उतना जानकारी नहीं है। तो हमको तो वहां ज्यादा काम करना है। जो 4 करोड़ इन्वेस्टर्स है हमारे पास, ये तो सिर्फ जो कहते हैं ना, हम स्क्रैचिंग द सरफेस। अभी बहुत आगे हमको काम करना है। SIP और EMI एक तरह से जैसे EMI चालू करते हैं लोग, SIP भी चालू करते हैं, और जितने EMI का वो एक्यूमुलेट होता है ना, उससे ज्यादा SIP का फायदा होगा। यू कैन प्रीपे योर लोन, ये सभी लोगों का मन में है। तो SIP मेरे ख्याल से इट्स बिकम सेकेंड नेचर, पार्ट ऑफ लाइफ। SIP तो करना ही है। लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड बाद में सोचते हैं, लेकिन SIP तो करना ही है। तो SIP का अलग ब्रांडिंग हुआ है, वो मेरे ख्याल से हमारा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम मान सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको फिलोसॉफिकल टच अगर दिया जाए तो छोटी छोटी खुशी एक बड़ी खुशी के लिए SIP। सुरेश सर, थोड़ा सा फंड हाउसेस का भी नजरिया मुझे समझना है, क्योंकि जैसे कि हेमंत सर ने भी कहा और फिरोज ने भी कहा कि अब 2 तरह के निवेशक हो चुके हैं सुरेश सर, और ऐसे में जब भी हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो आजकल जो ट्रेंड में दिखाई दे रहा है या आजकल जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स AMCs जो है उस पर फोकस कर रही हैं, ताकि निवेशकों को सही मकसद के जरिए निवेश कराया जाए। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर जागरूकता पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर पहले भी फंड हाउसेस काम नहीं कर रहे थे, लेकिन
आजकल जिस तरह के निवेशक आ रहे हैं और जिस तरह की जागरूकता उनमें आ रही है, वो सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स चाह रही है। तो ऐसे में हमको बताइए कि ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड के बुके को देखें तो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह की यहाँ पर ऑफरिंग है निवेशकों के लिए? श्योर। तो म्यूचुअल फंड को आप अगर देखें तो एक तरीके से कामधेनु आप बोल सकते हैं कि जहां पर आपको जो चाहिए तो जिस जरूरत के लिए आपको चाहिए उसके लिए म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर आपको पैसा कुछ एक हफ्ते के लिए डालना है उसके लिए भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, और अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। तो म्यूचुअल फंड ने एक बहुत वर्सेटाइल बास्केट बनाई है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग के लिए आपने एक बड़ा अच्छा बात किया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला शुरुआती क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप किस लिए निवेश कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बड़ा सिंपल तरीका हो सकता है कि भाई मुझे हर महीने 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 25 तारीख को मेरी EMI ड्यू होती है, तो अगर मुझे उसके लिए निवेश करना है तो मुझे शायद लिक्विड फंड में डालना चाहिए 25 दिन के लिए। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपना घर खरीदना है आज के 10 साल बाद, तो उसके लिए फिर बाद में आपको इक्विटी फंड में SIP चालू करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप शुरुआत में यह समझे कि क्या गोल है आपका, किस वजह के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हेमंत और फिरोज यहाँ पर है, ये लोग या इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका गोल क्या है और किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल फंड्स है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने कुछ बेसिक प्रोडक्ट जरूर डिजाइन किए हैं, जिसको हम चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं या रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं। ये बड़ी स्पेसिफिक नीड्स के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर कि आपको कम से कम 5 साल के लिए या बच्चे के 18 साल की उम्र होने तक के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड के अंदर में सबसे अच्छी चीज ये है कि बास्केट बहुत वाइड है, चॉइस आपके पास सारी है, जहां पर कि आप एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लिक्विड फंड की तरह, और एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए जो वेल्थ क्रिएशन कर सकता है वो भी कर सकते हैं। टाइम होराइजन आइडेंटिफाई करिए और अपना गोल आइडेंटिफाई करिए। तो सीधे तौर पे आपको ये समझना होगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी म्यूचुअल फंड हैं क्या, ये समझना कविता बेहद अहम है। और जहाँ तक जब भी मेरी आपसे बात होती है तो मैं कविता को देखते ये कहता हूँ SIP और म्यूचुअल फंड, क्योंकि कविता को म्यूचुअल फंड और SIP को लेकर जितनी समझ है, मतलब मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा जिनको इतनी समझ होती है। तो एक बार कविता से फिर से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हैं, जो हर कोई जानना चाहता है, उसके कितने प्रकार हैं, टाइप्स क्या हैं, कितने कौन म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि ये लोगों के बारे में नहीं पता। जैसे कि सर ने लगातार कहा कि SIP तो सबको पता है, SIP अब लोग जान चुके हैं, म्यूचुअल फंड नहीं जान पा रहे हैं। यही अब कविता बताने की कोशिश करिए कि म्यूचुअल फंड है क्या, कितने प्रकार, उसको समझिए ध्यान से, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। कविता बिल्कुल बताते हैं आपको प्रकार म्यूचुअल फंड्स के। वक्त आ गया है आपको बताने का, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो अहम बात यहाँ पर यह है कि ये ऐसा निवेश का विकल्प है जो हर तरह के जोखिम क्षमता उठाने वाले निवेशकों के लिए यहाँ पर निवेश के विकल्प हैं। आप किसी भी उम्र के हो, अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार आपको निवेश के मौके मिलेंगे। और कितने प्रकार के हैं तो मुख्य तौर पर हम आपको बता रहे हैं इक्विटी, जहाँ पर आप लार्ज, मिड कैप, फोकस, कॉन्ट्रा, मल्टी एसेट, ये तमाम कैटेगरीज हैं इक्विटी में, जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की श्रेणी में ये तमाम तरह के फंड्स आते हैं। डेट कैटेगरी, जहां पर 16 तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं और आपकी निवेश की जो अवधि है उसके मुताबिक आपको जो है एक निवेश का विकल्प दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जिस तरह के निवेशक हैं, जितना आप जोखिम उठा सकते हैं, उसके मुताबिक आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में तमाम निवेश के विकल्प मिल जाएंगे। 16 कैटेगरी से अगर हम सेबी की ताज़ा कैटेगराइजेशन की बात करें, बैलेंस या हाइब्रिड, ये उस तरह के निवेशकों के लिए जो अपनी जोखिम की क्षमता समझते हैं। आपके पास अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है, जहां पर आप इक्विटी में निवेश करते हैं और इस फंड में जो है इक्विटी में निवेश ज़्यादा किया जाता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है, जहां पर अगर आप बहुत जोखिम नहीं उठा सकते
तो आपके पास निवेश का विकल्प है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कई सारी कैटेगरीज हैं और ये सब निवेशक की सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन की गई कैटेगरीज हैं। आपको अपनी समय की अवधि, निवेश की समय की अवधि, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, आपका जो लक्ष्य है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, अपना होमवर्क करते हुए आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी और म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है। चलिए चर्चा में वापस जुड़ते हैं। चलिए, यही खूबसूरती है अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, क्योंकि हर तरह का जोखिम, जिस भी तरह का जोखिम आपको लगता है कि आप उठा सकते हैं। बहुत सारे मनीष ऐसे निवेशक होते हैं जो बहुत जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए हमने देखा है कि वो फिक्स डिपॉजिट, सोने और इस तरह के पारंपरिक निवेश में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें ना, तो हर तरह के निवेशक के लिए निवेश का विकल्प है। आप अपनी रणनीति भले ही 3 महीने के लिए बनाना चाहें निवेश की, या 3 साल के लिए, या 30 साल के लिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से यही सबसे खूबसूरत बात है। और इतना ही नहीं, निवेश सरल भी है और सबसे अहम बात, जैसा रश्मि सर ने कहा भी कि आप हर जरूरत के हिसाब से अब जो है प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चे की शादी करनी हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, आपको विदेश घूमने जाना हो, रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी जिंदगी जीनी हो, सबके लिए जो है आपके पास एक विकल्प है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मुझे फिरोज से पूछना होगा, क्योंकि बीच में हमने देखा कि जो डेट म्यूचुअल फंड का जो डेट पार्ट है, जो डेट म्यूचुअल फंड है, उनके टैक्सेशन में बदलाव हो गया। और उसके बाद फिरोज, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो कि फिक्स डिपॉजिट में विश्वास रखते थे निवेश करने की, उनका रुझान बस बढ़ ही रहा था। हमने देखा था एएमसीज भी जो हैं, जो फंड हाउसेज भी हैं, वो जोर शोर से जो डेट प्रोडक्ट्स हैं अपने, उनका प्रचार प्रसारण भी कर रही थी और निवेश आता भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो ये बदलाव हुआ है, उसके बाद म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी को आप कैसे देखते हैं? लोग कैसे ले रहे हैं बदलाव के बाद, और कितना बेहतरीन विकल्प? कविता जी, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली आंसर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, इतने सारे किस्म के म्यूचुअल फंड, ये सबसे खूबसूरत बात भी है और सबसे बड़ा धर्म संकट भी है। धर्म संकट कैसे है? क्योंकि आपको ये निर्णय करना है कि म्यूचुअल फंड का मैं प्रयोग अपनी इक्विटी के लिए करूं। अगर एक इंसान ये निर्णय भी कर ले ना, इंडिया में हमने स्टडी करी, आरबीआई का काफी डेटा लिया, 10 साल पहले 270 लाख करोड़ था हाउस होल्ड सेविंग। इंडिया के हाउस होल्ड सेविंग थी 270 लाख करोड़। आज है 670 लाख करोड़, 670 लाख करोड़। उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना? 3 से 4%। अब आज अगर कोई भी हाउस होल्ड से आप मिलते हैं, बहुत कम ही ऐसे हाउस होल्ड मिलेंगे जिसके पास 10 से 15% से ज्यादा की इक्विटी है। आपकी शायद 60% हो, मेरी 65 हो, 70 हो। और अगर मैं इंडिया का, भारत का दर्शन करूं और सबसे प्रश्न पूछूं कि कितने लोगों के पास 20% ज्यादा इक्विटी है, शायद ही 10 में से 2 लोग बोले हाँ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मंडे को व्यूअर को करना क्या है, कि अगर आप 20% के नीचे की इक्विटी में हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक एक्ट करना है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, डेट फंड की टैक्सेशन का जो बदलाव है, वो आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए और मेरे जैसे प्रोफेशनल के शायद मैटर कर जाए। आज की जो टैक्स रिजीम है, जो सेकंड टैक्स रिजीम मिनिस्टर साहिबा ने दी है 2-3 साल पहले, उसमें अगर किसी की कमाई 1.5 लाख 15 लाख भी हो तो 10% 12% से टैक्स से छूट जाता है। और परिवार में 4 लोग होते हैं, 15 लाख की कमाई करने के लिए डेट फंड से 2 करोड़ का निवेश चाहिए होता है। तो इसीलिए आज 60 लाख निवेशक ही हैं अप्रोक्सीमेटली डेट में। तो वो सबकी प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो सिटी में कोई 15-20 लाख 25 लाख की पगार रखता है, उसके लिए जरूर धर्म, मतलब द प्रॉब्लम इज देयर। अगर हम भारत की बात करें तो वो प्रॉब्लम किसके लिए है? 4 लोग हैं परिवार में, 60 लाख तक की इनकम परिवार में, कैपिटल गेन पे आप 10% टैक्स में, 12% टैक्स में छूट रहे हैं। और 60 लाख अगर इन्वेस्टमेंट से कमाने हैं तो आपको अगर 10% की रिटर्न माने तो 6 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। इंडिया में सिर्फ 8 लाख एचएनआई है। 8 लाख, हम सिर्फ एचएनआई के बिजनेस में हैं। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ 8 लाख एचएनआई है, बाकी तो 140 करोड़ परिवार हैं, वो नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम डेट में टैक्सेशन की नहीं है। तो उस पर हम अगर चर्चा भी करें तो इट्स मोर फ्रॉम अ मेट्रो स्टैंड पॉइंट। बट आई थिंक अगर एक निवेशक ये निर्णय ले ले कि मैं म्यूचुअल फंड का प्रयोग इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए करूंगा
और इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग सिर्फ 4% है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये मुझे इट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स काफी तरक्की हुई है, सब स्टेक होल्डर ने किया है, बट 4% में इंडिया अमीर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारा इस मंच के जरिए यही सपना है कि हम आपको बताएं कि अमीर और अमीर कैसे बनते हैं, और आप जो कि अब तक सिर्फ अमीर बनने का ख्वाब देखते आए हैं, कैसे सही निवेश रणनीति और उससे भी अहम सही निवेश ज्ञान के जरिए आर्थिक आजादी, क्योंकि अमीर होना एक बात है, ठीक है, और आर्थिक तौर पर आजाद होना एक बात है, ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो प्रदीप कुमार सर, फिरोज की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम एएमसी और फंड हाउसेस का भी नजरिया समझना चाह रहे हैं, अब जो तबका आ रहा है ना, थोड़ा सा मैं जेनजीज और मिलेनियल्स पर भी फोकस करना चाहती हूँ। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद भी 60 साल के बाद के भी जो उम्र के लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते अपनी रिस्क एपेटाइट देख लें और अपनी सहूलियत देख लें रेगुलर इनकम की। लेकिन ये जेनजीज और मिलेनियल्स का जो तबका है एज ग्रुप का, ये आपके लिए एक फंड हाउस के तौर पर कितना अहम है, कितना बड़ा है, आप कैसे इनको टैप कर रहे हैं? ये जो जेनजी बोला ना, ये एकदम फास्ट ग्रोइंग और इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि जब नौकरी चालू करता है एट द एज ऑफ 20-25 उनके पास शायद उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा, लेकिन फंड हाउसेस की तरह से उसकी नजर से आप देखेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट करना चाहिए। जो आदमी 25 साल में इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट करता है, वो जो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जरूर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जल्दी करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करना है। और ये भी है कि आजकल अपना भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, 72 ईयर्स है एवरेज। तो एवरेज एक आदमी 60 साल में या 58 में रिटायर करेगा तो भी उसके आगे का भी 20 साल 30 साल का प्लानिंग करना है। तो ये नहीं है कि 60 साल में लाइफ खत्म होगा, उसके बाद भी 20-30 ईयर्स आपको आपका फाइनेंसेस मैनेज करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। आपका बच्चों के ऊपर डिपेंड करने बिना आपको मैनेज करना है, तो आपको एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। और पैसे का इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैसे को जितना ज्यादा टाइम देता है उतना फायदा आपको मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप 25 ईयर्स में एज में चालू करेगा तो आपको डेफिनेटली आपका पैसे को ज्यादा टाइम मिलता है उसका ग्रोथ के लिए, तो आपका रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट वगैरह उतना आसान होता है। जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने बोला था, आर्थिक स्वतंत्रता, वो जल्दी पा सकता है। मैं सब जनरेशन जेनजेड वाले को मैं यही बोलता हूं कि आप 25 ईयर्स में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट चालू करेगा तो मेरा प्रॉमिस ये है कि विद इन 20 ईयर्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप 20 ईयर्स में आप काम करना बंद करेंगे, लेकिन आप पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा आपको। आपको मन में आपको जो पैशन है वो फॉलो कर सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट कर सकता है उतना अच्छा है। तो जेनजी का इन्वेस्टमेंट हैबिट फंड हाउसेस के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। कविता इन्होंने सर ने कहा कि आप जितना लंबा समय रखते हो उतना फायदा होगा, जिसको पावर कंपाउंडिंग पावर कहते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट का 8वां अजूबा है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहता हूं सर आपसे, अनूप सर, ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद जो इक्विटी डेट फंड है और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है और डेट म्यूचुअल फंड में ये जो गैप हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि हमारे निवेशक इस चीज को और अच्छे से समझ सके? देखिए, प्रोडक्ट के हिसाब से 3 कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी है, डेट है और हाइब्रिड फंड है। तो अब इनमें से क्या है कि एक कैटेगरी जो नई उभर कर आई है डेट के अलावा, वो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी आई है, जिसमें कि एक बैलेंस तरीके से इक्विटी और डेट में एक्सपोजर लिया जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर्स का रुझान उस कैटेगरी में भी काफी बड़ा है। जहां तक डेट की बात है, डेट का पर्पज यही होता है कि आपको एक स्टेडी रिटर्न दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे अगर आप सोचते हैं कि मुझे 10 साल के लिए या 25 साल के लिए वेल्थ कंपाउंड करनी है, तो डेट आपके लिए नहीं है। डेट आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे 1 महीने से 3, 4, 5 साल के लिए पैसा निवेश करना है और मुझे कुछ पार्ट ऐसा रखना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी नहीं हो, मुझे हमारे फिक्स इनकम के जैसे रिटर्न मिलेंगे, तो वो कैटेगरी उस हिसाब से स्टडी रिटर्न देती है। फायदा इसका ये है कि
बाकी के जो कन्वेंशनल आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं डेट के अंदर में, समझिए आपने बॉन्ड लिया या आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह लिया, तो उसमें आपको अपनी टेन्योर पहले से आइडेंटिफाई करनी है कि भाई मैं 2 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं या मैं 1 साल के लिए डाल रहा हूं। म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो 5 साल तक अपना पैसा रखिए, चाहिए तो आप 1 साल के बाद में निकाल लीजिए, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। दूसरी चीज ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर कि अगर आप 5,000 रुपए डालें या आप 500 करोड़ रुपए डालें, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सबको सेम रिटर्न मिलता है। अगर आप बैंक डिपॉजिट में जाएंगे तो शायद वहां पे गैप होता है कि हायर डिपॉजिट के लिए अलग रेट होती है, छोटे डिपॉजिट के लिए अलग रेट होती है, तो ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा विकल्प है। ये बात जरूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ जो 8 या 10 साल के अंदर में जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है इक्विटी फंड्स में और एसआईपी में, उसमें इक्विटी फंड्स की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हुई है, पर फिक्स इनकम फंड्स भी ग्रो किए हैं। और फिक्स इनकम प्लस जो इक्विटी का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड, वो कैटेगरी अपने आप में काफी अच्छा ग्रो करी है। तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहेगा कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी होती है। जो पैसा आपको जरूरत है अगले 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के अंदर में, वो पैसा आप अपने थोड़े रिस्क फ्री ऑप्शंस में, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंसिडर करें। लेकिन जहां आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ क्रिएशन हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा आपको डेफिनेटली इक्विटी या फिर बाद में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या डायनेमिक या बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, उसमें देखना चाहिए। चलिए, काफी खूब कि भारत में अभी भी छोटी छोटी बचत योजनाओं को लेके लोगों में अभी भी ज्यादा उसमें रुझान है, अभी भी म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में रुझान कम है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत सर, हमने देखा है कि अभी भी अगर छोटे छोटे शहरों में जाइए, गांव में जाइए, अभी भी लोग कई किलोमीटर तक पैदल जाके पोस्ट ऑफिस में योजनाएं लेते हैं, बैंकों में एफडी करते हैं। उनके अंदर एक बात का भरोसा है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरा पैसा आएगा ही आएगा, मुझे कम रिटर्न मिलेगा लेकिन मेरा पैसा सेफ होगा। अभी भी म्यूचुअल फंड को लेके ये रुझान लोगों में क्यों नहीं आता है? कहाँ वो एक कह सकते हैं कि कहाँ वो लैकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये लगातार रुक रहा है? आई थिंक ये जो आपने सवाल उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्मॉल सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, हर ज्यादातर निवेशकों का उन पर रुझान क्यों है? आज भी जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी पहले चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई है, और कहीं हद तक वो ठीक भी है कि हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, सपने हैं, वो सब उन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमें कंप्रोमाइज ना करना पड़े और हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। लेकिन हम इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है समय आ गया कि हमारे देश में निवेशकों को वो जानना चाहिए। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हो, उसका रिस्क तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उससे बड़ा रिस्क होता है महंगाई दर का रिस्क। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो किसी ऐसी ऑप्शन में जहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, और आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 7% है और आपका नेट रिटर्न उससे कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, वैल्यू उसकी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को या महंगाई दर को बीट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है अब समय आ गया कि हम निवेशक, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव में हो, कहीं पे भी हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए पूरे हों, तो हमें इन ट्रेडिशनल ऑप्शन से आगे बढ़ के इन्वेस्ट करना होगा। और आई थिंक वहां पे म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस, मतलब चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो, चाहे डेट में इन्वेस्ट करना हो, या दोनों का मिक्स में इन्वेस्ट करना हो, वहां पे आपको ये मौका देता है। अब सबसे बड़ा रिस्क जो होता है, जो हमें डर लगता है ना, जो म्यूचुअल फंड मतलब काफी बार हम सोचते हैं इक्विटी फंड्स, और इक्विटी से हमें रिस्क क्या लगता है कि वॉलेटिलिटी का, यानी उतार चढ़ाव का, और इसीलिए शायद हमारे देश में काफी लोग जो है इक्विटी से दूर रहते हैं। फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड जो आपको ऑप्शन देती हैं, आज हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लगता है एसआईपी अब खाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, एक तरीके से हमारे देश में एक मूवमेंट बन गया है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप कमिटमेंट कर रहे हो कि हम इतने साल तक इन्वेस्ट करेंगे। जो बड़े रिस्क है इन्फ्लेशन का, उसका इंपैक्ट कैसे कम होगा? एक तो ये कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आज जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका मतलब जो डर है आपका वो उसमें कम होगा। थोड़े पैसे से शुरुआत कीजिए, एक बार आप फैमिलियर बनेंगे तो अपना पैसा बढ़ाइए। मुझे लगता है आपने जैसा कहा कि क्यों नहीं हो रहा, और सबसे बड़ा डर वही है कि उतार चढ़ाव का डर, पैसे खोने का डर। लेकिन अगर हम ये समझें कि हमारा रिस्क इन्फ्लेशन का भी है
और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक ही तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो शुरुआत होगी और फॉर्चुनेटली वो शुरुआत हो चुकी है। आप जो SIP नंबर्स देख रहे हैं उसमें छोटे शहरों का कंट्रीब्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है ये समय लगेगा थोड़ा जरूर, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है, काफी जनसंख्या है वहां तक पहुंचने में, लेकिन ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमने देखा कि रूरल एरिया में लोग टेक्नोलॉजी से भी काफी कंफर्टेबल हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं और इसलिए उनकी वो जो सहूलियत है वो भी है और समझ भी है वो भी है। पेशेंस चाहिए, सबको पेशेंस चाहिए, हमें भी और इन्वेस्टर्स को भी। मुझे लगता है आप देखिएगा हर साल धीरे धीरे आप देखेंगे कि रूरल जो इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में आएंगे और उसका इम्पैक्ट उनको आगे जाके पता चलेगा किस तरीके से उनकी लाइफ बदली है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ बदली है। तो मुझे लगता है हम वहां जा रहे हैं धीरे धीरे और डेफिनेटली हम बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे कुछ सालों के बाद। बिल्कुल। फिरोज, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी ज्यादा रिजिड है, फिक्स डिपॉजिट को लेकर, छोटी बचत योजनाओं को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, सोने को लेकर। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, हमारे मेकअप में एक शख्स हैं जो कह रहे थे कि हमने तो स्कीम्स में पैसे लगाए थे और वो डूब गई, हमारे पैसे भी डूब गए, हमें तो अब भरोसा है केवल रियल एस्टेट में, हम कहीं पे और पैसे लगाना ही नहीं चाहते हैं। डर है और साथ ही समझ और जानकारी का अभाव, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट देखा जाए जो कि इतना बेहतरीन रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, उस पर भी उनका विश्वास नहीं बन पा रहा है। हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट पैसे मत लगाइए, छोटी बचत योजना में पैसे मत लगाइए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़िए क्योंकि निवेश के विकल्प और भी हैं आपके पास। डाइवर्सिफिकेशन का महत्व आप बताइए, एसेट एलोकेशन का महत्व बताइए। यस कविता जी, जैसे आपने कहा काफी रिजिड है इंसान। इस मामले में रिजिड क्यों होता है? हाँ। रिजिड तब होता है जब आंकड़े नहीं देखते हैं। हाँ। आंकड़े देखो तो एक निर्णय ना, दो लॉजिकल इंसान सेम निर्णयों पे आ जाते हैं अगर आंकड़ों के आधार पर। अंग्रेजी में, हिंदी में हम अगर डिबेट करें तो निष्कर्ष कुछ भी निकल सकता है, बिल्कुल सही। बट अगर आंकड़ों के आधार पे, जैसे आपने कहा रियल एस्टेट, तो हम अगर रियल एस्टेट की, बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे क्लाइंटों के बीच में 40,000 करोड़ का रियल एस्टेट। अच्छा। तो हमने वो निवेश कर चुके हैं, 40,000 करोड़ की वैल्यू है। 9,200 परिवारों की रियल एस्टेट। अच्छा। तो हमने 1,000 करोड़ का सैंपल लिया उसमें से। ठीक है। उसमें हमने कहा कि जिस दिन आपने खरीदा और आज उसकी वैल्यू जो है उसकी कॉम्पाउंडेड रिटर्न बनी कितनी। अच्छा। कंप्यूट तो कर ले। बिल्कुल। तो हमने जब कंप्यूट किया तो 8.7% की कॉम्पाउंडेड रिटर्न रियल एस्टेट में आई। ठीक है। उस 1,000 करोड़ में कुल मिला के ऑलमोस्ट 400 प्रॉपर्टियां थी। तो अब आज तक कोई भी मुझसे ऐसा आदमी नहीं मिला या ऐसी लेडी नहीं मिली जो बोलता है जिस घर में मैं रह रही हूं या 20 साल तक रह चुकी हूं उसका कंपाउंडेड रिटर्न इतना था। अच्छा। हम कोई आंकड़े करते ही नहीं है। सो पॉइंट 1, अगर 9% की रिटर्न आई है, अगर ये अच्छा सैंपल सेट है, अगर 9% 10% पे कंपाउंडेड बुरा नहीं है, बट ये कंप्यूट करना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट 1। ठीक है। पॉइंट 2, हमने ये भी चेक किया कि उस दिन जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया, अगर रजिस्टर ना करते हाइपोथेटिकली और निफ्टी खरीद लेते, अच्छा, तो ये 1,000 करोड़ की जो करंट वैल्यू है वो 1,350 करोड़ होती। तो ये 213 परिवार 1,000 करोड़ के बदली 1,350 पे बैठे होते। बिल्कुल सही। अब इस पे कोई क्या बहस करेगा, वो निफ्टी की पब्लिश डेटा है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आंकड़े करोगे तो आपका जो प्रेम है एक एसेट के प्रति ना तो ज्यादा ना तो कम होगा। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेकंड, अगर हम डिवर्सिफिकेशन की बात करें, म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से रिस्क ही नहीं है। लेट मी गिव यू अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या रिस्क की बात कर रहे हैं? ठीक है। अगर 10 साल में अगर आपने सबसे घटिया फंड भी रखे होते हैं, हाँ। उसमें भी अगर आपके एफडी बीट हो गई, हाँ। तो किस रिस्क की बात करें? रिस्क तब आता है जब हम उसको छेड़ते हैं। हाँ। इंसान सोना खरीदता है, बोलता है कि मैं जिंदगी भर नहीं बेचूंगा। हाँ। कोई रियल एस्टेट खरीदता है, 20 साल तक नहीं बेचता है, 15 साल तक, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते ही 3 महीने में उनको रिटर्न देखनी है। तो यार सबको यू हैव टू बी फेयर टू ऑल एसेट क्लासेस। दैट्स माय पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। बिल्कुल। एक सवाल अभी थोड़ी पहले कहा कि ईएमआई स्पेशल एसआईपी, हाँ। अक्सर जब निकुल से चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि मेरा तो ब्लड ग्रुप एसआईपी प्लस है। मुझे यही जानना है प्रदीप सर कि ये हिंदुस्तान में कब होगा, जब लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन एसआईपी प्लस ब्लड ग्रुप कहने का दौर इंडिया में कब आएगा? जिस तरीके से ये सवाल मैंने आपसे इसलिए लिया कि थोड़ी देर आपने बताया कि आपके एक दोस्त की बच्ची का पहली नौकरी लगी तो आपने एक बदलाव देखा
तो आप उस चीज को देख रहे हैं जो बदल रहा है हिंदुस्तान में, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। आज से अगर 10 साल पहले जाइए तो लोगों के लिए ज्वेलरी और रियल एस्टेट, यही दो चीज समझ में आती थी। बहुत खुश हुए तो कार खरीद लिया, कुछ खरीद। अब लोगों को लगता है नहीं यार पैसे लगाओ। तो ये SIP प्लस जो है ब्लड ग्रुप कब आने वाला है इंडिया में? ये दिन जरूर आएगा और मेरा उम्मीद ये है कि जल्दी आएगा। इसी महाकुंभ के जरिए आएगा, ये भी बोल दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि चेंज तो हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा जो सर्कल में जैसे मैं सबको बोलता हूं कि मुझे एक आदमी दिखाओ और लेडी दिखाओ जिसके पास जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है लेकिन अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं उसको कन्विंस कर सकता हूं कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा निवेश के लिए सबसे अच्छा टूल है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि इतना बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड का, रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छा निकलता है, वेल रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और लिक्विडिटी है। आप जब चाहे आप लिक्विडेट कर सकता है, नेक्स्ट डे या 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, टैक्स एफिशिएंट है और एकदम आप अनबंडल कर सकते हैं। आपको 1000 रुपया रिडीम करना है तो वो भी कर सकता है, 5 करोड़ करना है तो वो भी कर सकता है। आप रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट का बात हुआ, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आपको चाहिए 5 लाख रुपया। अब 5 लाख उसका एक रूम आप बेच नहीं सकते ना, आपको पूरा 1 करोड़ बेचना पड़ेगा, बाकी पैसा आप क्या करेंगे? तो ये सब प्रॉब्लम बाकी एसेट क्लास में है। और जो आपको फिक्स रिटर्न देता है उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, FD हो या स्मॉल सेविंग जो भी है, मुझे एक आदमी दिखाओ जो गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनाया, आर्थिक स्वतंत्रता पाया। मैं अभी तक एक भी आदमी को ऐसा नहीं देखा हूं जो फिक्स रिटर्न पे पैसा बनाया है। फिक्स रिटर्न चाहिए, एक थोड़ा एलोकेशन FD के लिए या स्मॉल सेविंग के लिए चाहिए, लेकिन आपको वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है और डेफिनेटली आपको पेशेंस चाहिए। तो हमको ज्यादा काम करना है छोटे शहर में, क्योंकि अभी ज्यादा से लोगों को ये पता नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अभी भी हमको टोटल 4 करोड़ इन्वेस्टर्स है, देयर आर सो मेनी मोर पीपल टू अप्रोच। तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा देश में ज्यादा एडवाइजर्स, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होना चाहिए, क्योंकि ये तो सीरियस खेल है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो निवेश करने में आपको सीरियसली सोच के अच्छी तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से वो निवेशक को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे देश में और बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की जरूरत है। जब और एडवाइजर्स होगा, म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन और बढ़ेगा और आप जो बोले हैं ना SIP प्लस, जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्योंकि हम इतनी फिक्स डिपॉजिट, छोटी बचत योजनाओं पर बात कर रहे हैं, तो सुरेश सर थोड़ा सा जो 16 कैटेगरी है ना डेट म्यूचुअल फंड्स की, मैं चाहती हूं कि आप एक रिफ्रेश या रिवाइज बटन हमारे दर्शकों के जहन में भी या उनको जानकारी के तौर पर ही बता दें, क्योंकि बहुत जरूरी है डेट कैटेगरी को समझना। हर अवधि के लिए आपके पास एक निवेश का विकल्प है। सुरेश सर, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और डेट कैटेगरी जो है ना, मतलब इंडिया के अंदर ये बड़ा एक स्प्लिट है जहां पे कि इक्विटी कैटेगरी में 90% पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स से आता है, जबकि डेट कैटेगरी में करीब 80% से अधिक पैसा जो है वो कॉर्पोरेट या बड़े क्लाइंट से आता है। तो जहां पे अवेयरनेस अच्छी है और जिनको मतलब पूरी जानकारी है, वो लोग काफी डेट में इन्वेस्ट करते हैं। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं हमारे, वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कैटेगरी अपने आप में एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है। अब इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या इसका मेरिट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो प्रदीप जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोली कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल व्हीकल है। आपको शुरू में ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे कितने वक्त के लिए पैसा डालना है। आपको शायद बीच में जरूरत पड़े तो भी आप निकाल सकते हैं। जिस क्वांटम में आपको पैसा निकालना है उस क्वांटम में निकाल सकते हैं, और जितना लंबा आपको पैसा रखना है रख सकते हैं। तो डेट के अंदर में ये जो कैटेगरी है, ये शुरुआत होती है इसकी ओवरनाइट या लिक्विड फंड से, जो कि देखिए कहीं पे भी 2-3 दिन से लेकर के अगर आपको 1 महीना 2-3 महीना अगर पैसा रखना है तो आप पैसा वहां रखते हैं। और अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए पैसा रखना है, समझिए कि अगर आपको 3 साल 5 साल के लिए रखना है, तो आपको मीडियम टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट मैच्योरिटी फंड
ये कैटेगरीज के अंदर में आपको उसमें पैसा रखना होता है। रिटर्न की जहां तक बात आती है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है रिटर्न इनका अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी अराउंड 6 से 8% के बीच में इनका बैठता है रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक स्टेडी तरीके से आता है। तो फर्क क्या है, इक्विटी के अंदर में जैसे आप देखेंगे तो 15-20 साल में आपका पैसा 15 से 16% की दर से कंपाउंड होता है। डेट के अंदर ये 7%, 8% का रिटर्न होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन कम होता है। तो इक्विटी में ये हो सकता है कि एक साल में आपको रिटर्न 30% आया, अगले साल में हो सकता है -10 भी आए। डेट के अंदर इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, एक साल में हुआ आपको अगर 8% रिटर्न आए तो अगले साल में हो सकता है 6, 6.5 आए। हाँ। तो उसमें वेरिएशन कम होता है, स्टेडी रहता है पैसा, और आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको कि हमारा कॉर्पोरेट वर्ग या HNI जो अधिक पैसा लगाने वाले लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स में इसका नॉलेज अभी भी कम है। तो मुझे आपको सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करना है कि आपने ये मुद्दा उठाया, सबसे पहले ये इनिशिएटिव आपने उठाया और ये सवाल भी आपने उठाया। तो मेरी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि इस कैटेगरी को भी आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल, ये कैटेगरी अपने आप में काफी पावरफुल है, इसके अंदर काफी वैरायटी है, जहां पर आप एकदम शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म तक पैसा डाल सकते हैं और बड़े एफिशिएंट तरीके से, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जिस तरीके से आपको पैसा निकालना है वो निकाल सकते हैं। और एक और चीज जो मैं पहले बोलना चाहता हूं कि ये एक अकेला व्हीकल है जहां पर कि भले आप 500 करोड़ डालें या 500 रुपए डालें, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको सेम रिटर्न आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेमंत जी, अब थोड़ा सा मौजूदा हाल जो है अर्थव्यवस्था का और बाजार का और खासतौर से बॉन्ड यील्ड्स का, उसको समझते हैं और उसके मुताबिक हमको बताइए कि मौजूदा समय में, क्योंकि देखिए फिक्स डिपॉजिट की भी ब्याज दरें ऊपर हैं और म्यूचुअल फंड में अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हैं और अगर आप उसको सही अवधि का खरीदते हैं तो आपको वहां पर भी फायदा है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को टैक्स के लिहाज से, निवेश के विकल्प के लिहाज से अगर फिक्स डिपॉजिट डेट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना हो तो पहले तो कितनी अवधि के लिए पैसे लॉक इन करें? क्या छोटी से मध्यम अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट डेट म्यूचुअल फंड लिए जा सकते हैं? कौन सा बेहतर है और मौजूदा समय में किस तरह के डेट फंड्स लेने चाहिए, ये भी बताएं। देखिए कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कहा। देखिए जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, अभी टैक्स बेनिफिट तो है नहीं, बिल्कुल, आपको हाँ। जो भी गेन अच्छा, मिलेगा, क्या था और क्या नहीं रहा? देखिए पहले क्या था कि आप जब 3 साल के लिए पैसा लगाते थे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी जो आपकी रिटर्न थी उसमें इंडेक्सेशन माइनस होकर आप 20% टैक्स देते थे, उससे आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में काफी ज्यादा होती थी। अब वो बेनिफिट आपके पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके पास पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको जो बाकी सेविंग बैंक में जो पैसा रखा है या जो एफडी में पैसा रखा है उससे बेहतर रिटर्न ना दे सके। अभी आपने बात की वो 16 कैटेगरी डेट फंड्स की, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा लगाना है, जो आपका पैसा मान लीजिए सेविंग बैंक में है, उसको अगर आप लिक्विड फंड में डालते हैं तो वहां आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा कि टैक्स बेनिफिट तो दोनों में नहीं है, लेकिन रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। या अगर आप ऐसे निवेशक हैं मान लीजिए जिनको लगता है कि कोई भी वॉलेटिलिटी मुझे नहीं चाहिए, राइट, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं जहां पे आप 3-4 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ऊपर हैं, अभी घटने शुरू नहीं हुए हैं, तो उसका आपको फायदा होगा। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो इनवर्स रिलेशनशिप की हम बात करते हैं ना इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बारे में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिर्फ जानकार निवेशकों को देखना है। तो वहां पे जैसे और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा वहां पे एसोसिएटेड रिस्क हैं। मेरा ये मानना है कि छोटी अवधि का जो पैसा आपको लगाना है वहां पे जो म्यूचुअल फंड की जो ऑप्शन है वो काफी इफेक्टिव है। और अगर आप बहुत श्योर नहीं है टाइम होराइजन के बारे में तो फिर आप एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में आपके पास बहुत सारी कैटेगरी हैं जो आपको थोड़ा इक्विटी में भी देंगे, आपको डेट में भी देंगे और थोड़ा आर्बिट्राज भी देंगे। तो वो भी एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है उन निवेशकों को जिनको 3-4 साल के लिए पैसा लगाना है बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा डेट फंड ले या कौन सा इक्विटी फंड ले। तो एक कॉम्बिनेशन एसेट एलोकेशन की हमेशा बात करते हैं, वहां पे रेडीमेड एसेट एलोकेशन आपको मिलता है। चलिए, तो कुल मिला के सार यही है कि आपके पास निवेश के विकल्प म्यूचुअल फंड के जरिए तमाम है, लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा और होमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आज पूरा दिन आपको म्यूचुअल फंड महाकुंभ देखना है और उसके बाद लगातार ET Now स्वदेश देखना है, जहां पर ये तमाम लोग हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और इसी तरह का निवेश ज्ञान आपको देते हैं। तो जाते जाते मनीष से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये मुझसे इन्वेस्टमेंट की बातें पूछते रहते हैं और इनको भी एक तरह से हम निवेश का ज्ञान हमेशा देते रहते हैं। आपकी पहली निवेश गलती कौन सी थी?
निवेश ना करना, जो हर कोई करता है। एक तो लेट से शुरू करना, हाँ। थोड़ा मुनाफा लेके निकल जाना। अच्छा। और ये बाद में समझ में आया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और पैसे से कैसे पैसा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शो आप चाहें